हेलो एवरीवन, कैरियर इन्फिनिटी मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 12th क्लास के चैप्टर्स देखते रहे हैं। अभी तक हमने 11th क्लास की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन कोरोना पेंडेमिक की कंडीशन इस कदर बदलती जा रही है कि हमें 11th क्लास भी अब ऑनलाइन पढ़ने को मजबूर होना पड़ा है। तो हम शुरुआत करना चाहते हैं 11th क्लास की बेसिक मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि बेसिक ही क्यों पढ़ें। देखिए, मेरा मानना है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके फंडामेंटल्स की आइडिया हमें होनी चाहिए। जैसे जब आपने इंग्लिश पढ़ना सीखा होगा तो सबसे पहले आपने अल्फाबेट्स सीखा था। अल्फाबेट्स को सीखने के बाद आपने छोटे छोटे वर्ड्स सीखे थे। उन अल्फाबेट्स को मिला के ही वर्ड्स बनाए होंगे। फिर वर्ड्स को कुछ ग्रामेटिकल रूल लगाकर कनेक्ट करना आपने सीखा होगा और उसके बाद आपने सेंटेंस बनाए होंगे। फिर सेंटेंस को मिलाकर आपने पैराग्राफ बनाया होगा और पैराग्राफ को मिलाकर आपने पैसेज तैयार किए होंगे। उसी तरह से हम लोग मैथमेटिक्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग नंबर की बात करेंगे। जब तक आपको नंबर के बारे में आइडिया नहीं होगा, नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता है कि मैथमेटिक्स में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। तो हमें बहुत बेहतर करना है, इवन टॉप पर जाना है, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, हमारे इंस्टीट्यूशन की परंपरा रही है कि ओवरऑल हम लोग इस शहर के लिए ही नहीं, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए हमेशा क्रीम स्टूडेंट जनरेट करते रहे हैं। लास्ट ईयर भी आपको पता होगा 99 मार्क्स हमारे यहाँ का स्टूडेंट नीरज कुमार का रहा है। तो हमारी प्रयास यही रहेगी कि हम हर एक साल टॉपर देते रहें। ठीक है, 2018 में भी यहाँ के डिस्ट्रिक्ट टॉपर हमारे स्टूडेंट संदीप कुमार रहे हैं। तो आपसे भी हमें उम्मीद है और हम आपको अभी से टारगेट दे रहे हैं कि आपको शुरुआत करनी है। एक एवरेज स्टूडेंट बन के नहीं रहना है। आप 10th क्लास में कैसे स्टूडेंट थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो भी आपको पढ़ने की जरूरत है, और आप बहुत एवरेज रहे हैं तो भी आप मेहनत करके उस बेहतरीन पोजीशन को अचीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जरूरी होगी, इसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत होगी। आप रेगुलर पढ़िए, अच्छी चीजें पढ़िए, फालतू की चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको काम की चीजें पढ़ाएंगे जो बहुत जरूरत है की हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं या ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं जिनका कोई लेवल नहीं है। तो हम टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, डेविएट हुए बिना पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला मकसद 11th क्लास की जब हम स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहला हमारा मकसद होगा कि हम 11th क्लास को स्कोर करने के व्यू से नहीं पढ़ेंगे। हमारा मकसद बिल्कुल क्लियर होगा। 11th क्लास हमें पढ़ना है नॉलेज गेन करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा हमें नॉलेज गेन करना है। 12th क्लास में नॉलेज गेन करने के साथ साथ हम उसको शेप देना चाहेंगे, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहां ध्यान देंगे कि कॉपी को कैसे लिखें ताकि हमें अच्छे स्कोर मिल सकें। बहुत बच्चे होते हैं, अच्छी नॉलेज होती है लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है। हमें क्या करना है कि हम जितना भी जाने उसमें अच्छा स्कोर करें। बहुत बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन एग्जाम में एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाते हैं। कारण क्या होता है? क्योंकि वो कॉपी अच्छे से नहीं लिखते। जब तक आप कॉपी अच्छे से नहीं लिखोगे आपकी इंटेलिजेंसी सामने नहीं आएगी। आप कितने इंटेलिजेंट हैं इसके लिए जानना जरूरी है कि आपका इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो भी देखना है कि हम लोग कॉपी को किस तरह से लिखें ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सकें। हम आपको यह सिखाएंगे कि आप कॉपी को इस तरह से लिखिए कि आपके एक मार्क्स कटने की भी गुंजाइश नहीं रहे। क्योंकि जब 90 प्लस की जब हम बात कर रहे हैं तो 90 प्लस स्कोर करना तभी पॉसिबल होगा जब आपके मार्क्स नहीं कटें, यानी जितना आपने लिख दिया उतने मार्क्स आपको मिल जाए। हमारे बच्चे इस तरह का काम करते रहे हैं, जितना इसको उन्होंने लिखा है उतने मार्क्स उनको मिलते रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे साथ चलेंगे और खुद को इंप्रूव करेंगे।
तो मैथमेटिक्स की शुरुआत करने से पहले हमें नंबर के बारे में जानना है। जब तक नंबर्स के बारे में हम नहीं जानेंगे, हम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले नंबर के सिस्टम की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं वही चीज हम अभी पढ़ाने जा रहे हैं, बस इसमें छोटी छोटी बारीकियों से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। हम पहले शुरुआत करेंगे फर्स्ट नंबर से, नेचुरल नंबर। आपको पता है कि सभी काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा जाता है। लिखते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर known as नेचुरल नंबर्स। अब आपको पता है काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं भाई? 1 से। 1 के बाद 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब एक बात समझिए, हम लोग जनरली कहते हैं कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लूज सेंस में चलेगा, लेकिन हम जब स्पेसिफिक बात करेंगे तो कैपिटल एन से हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट क्या होता है वो भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये लिख लेते हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स is denoted by capital N. That is, N is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and so on। इसी तरह से आगे भी बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? अब यहां एक चीज देखेंगे कि हमने सेट टर्म यूज किया है। तो जब टर्म यूज कर रहे हैं सेट, तो हमें सेट के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जान नहीं रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सेट के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहेंगे, अच्छा सेट कौन नहीं जानता? सब लोग जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? तो कहेंगे सेट एक कलेक्शन होता है। आपकी बात सही है, लेकिन 100% सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे कलेक्शन सेट नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक कलेक्शन ही सेट होते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल देना चाह रहे हैं। आपसे कहा जाए कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो भी वस्तुएं आपके पास हैं, आप उनको एक जगह कलेक्ट करिए। आपने क्या किया? आपके पास जितने बुक्स थे, जितनी कॉपीज हैं, जितने पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, शार्पनर, सबको आपने एक जगह कलेक्ट कर लिया। अब उस कलेक्शन में ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि एक ही टाइप की आपने 6 कॉपी खरीद के लाई, वो 6 को 6 उसमें रख दिया। अब यहां क्या हुआ? ये कॉपी एक ही टाइप की कॉपी थी, रिपीट हो गई, रिडंडेंसी आ गई, डुप्लीकेशन आ गई, इसलिए यह एक सेट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर सेट होगा क्या भाई? तो हम लोग समझते हैं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन of distinct objects। ठीक है, यहां हमने यूज किया है, एक टर्म यूज किया है वेल डिफाइंड, और दूसरा टर्म यहां यूज हो रहा है डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? हर एक सेट वेल डिफाइन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हर एक सेट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक विशेष गुणधर्म होता है। जो भी एलिमेंट उस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वह इस सेट का मेंबर होगा, और जो फॉलो नहीं करेगा वह इसका मेंबर नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। मतलब क्या? इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपसे कहा जाए कि वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन
क्या सेट है? तो आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हाँ सेट है, लेकिन यह सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेस्ट 10 कहने का मतलब यह है कि बेस्ट किस बेसिस पर हम डिसाइड करें। कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर पाए कि ये पर्टिकुलर प्लेयर वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर में है या नहीं है। यदि कोई क्राइटेरिया होती तो वह वेल डिफाइन होता। यहां यह वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसे समझिए, आप 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्त को कहा जाए कि बेस्ट 10 क्रिकेट प्लेयर का आप कलेक्शन बनाओ। तीनों लोग का कलेक्शन अलग अलग आ सकता है। यह अलग अलग हो गया, इसका मतलब क्या है कि यह वेल डिफाइंड नहीं है। यदि यह वेल डिफाइंड होता तो तीनों लोगों का कलेक्शन सेम होता। बात समझ में आ रही है? जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल V इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, तो आपको पता है कि V बराबर क्या हो जाएगा भाई? A E I O U, यही 5 होंगे। तो यह क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स एक इस सेट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी का है? कि इस सेट में वही एलिमेंट होंगे जो इंग्लिश अल्फाबेट के क्या होंगे? वॉवेल होंगे। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही आपने ये सेट लिख दिया रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है हम डिटेल में जब सेट पढ़ेंगे उस समय डिस्कस करेंगे। अब बताइए, आप किसी को भी ये बताइएगा कि भी एक ऐसा सेट है जो इंग्लिश अल्फाबेट का वॉवेल का सेट है, तो कोई भी आदमी यही 5 एलिमेंट्स को यहां लिखेगा, यानी यही 5 वॉवेल्स हैं। अब देखिए, ए जो है इस सेट भी का मेंबर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बिलोंग्स टू भी। ये एप्सिलॉन है। क्या है? एप्सिलॉन, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू, यानी ए बिलोंग्स टू भी। यानी कहने का मतलब कि ए जो है सेट भी का मेंबर है। हम लिख सकते हैं यहां ए इज एलिमेंट। एलिमेंट लिखो, मेंबर लिखो, एक ही बात है। ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट भी। क्लियर है? अब चलिए, बी इस सेट का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या बी इसका नहीं है तो हम उसको कैसे दिखाएंगे? हम दिखाएंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू भी। बी इस सेट का मेंबर नहीं है, भी सेट का, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि एप्सिलॉन को काट देंगे, यानी बी डज नॉट बिलोंग्स टू भी। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा हम नंबर पढ़ने जा रहे हैं, होल नंबर। होल नंबर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। यानी नेचुरल नंबर के सेट में जब हम 0 को भी इंक्लूड कर दें तो जो नंबर सिस्टम बनेगा वो क्या कहलाएगा? सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाएगा। क्लियर है? तो चलिए लिखेंगे, all natural numbers including 0, all natural numbers including 0 form a set of whole numbers. The set of whole numbers is denoted by
दैट इज मतलब अर्थात W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऑन, है ना। हमने क्या देखा कि सभी नेचुरल नंबर रहेंगे इसमें, लेकिन साथ ही साथ इसमें क्या करेंगे, जीरो को इंक्लूड कर देंगे। तो जो नंबर सिस्टम बनेगा वो क्या कहलाएगा, होल नंबर्स कहलाएगा। ठीक है, इस सेट में जो नेचुरल नंबर का सेट था उसमें हमने एक ऐड कर दिया, जीरो को भी मिला दिया, तो जो नया नंबर सिस्टम बना वो डब्ल्यू हो गया, यानी सेट ऑफ होल नंबर्स हो गया। अब चलिए, आपको यह पता है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो हम नोट करके लिखेंगे एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. Every natural number is a whole number. हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। आप लोगों ने देख लिया कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन एक बात यहां देखिए, जीरो है, जीरो एक होल नंबर है लेकिन यह नेचुरल नहीं है। तो अगला नोट हम लोग लिख लेंगे, जीरो is a whole number. Zero is a whole number which is not a natural number. Which is not a natural number. क्लियर है, जीरो एक होल नंबर तो है लेकिन यह नेचुरल नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर्स। सब लोग परिचित होंगे, कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, इंटीजर्स क्या होता है भाई, इंटीजर्स क्या होते हैं, तो वैसे सारे नेचुरल नंबर्स, उनके निगेटिव्स और साथ ही साथ उसमें क्या रहे, जीरो रहे, तो यह नंबर सिस्टम क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। तो लिखेंगे इसको, ऑल नेचुरल नंबर्स दे आर negatives and zero together form a set of इंटीजर्स। सभी नेचुरल नंबर्स, उनके निगेटिव्स और जीरो को मिला देने से जो नंबर सिस्टम बनेगा वो क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाई आई और कैपिटल जेड। ठीक है, दैट इज जेड बराबर क्या हो जाएगा भाई, जेड लिखें या आई लिखें, दोनों लिख सकते हो। देखिए सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर क्या -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट। तो यह क्या कहलाएगा, सेट ऑफ इंटीजर कहलाएगा। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इंटीजर्स को हम कैटेगराइज करना चाहते हैं, तो हम लोग इंटीजर्स को कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसको देखते हैं। तो इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर इज ऑफ टू टाइप्स, इंटीजर्स आर लिख देते हैं, आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है,
जनरली लोग इसको क्लासिफाई करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन हम इसको ऐसे क्लासिफाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में करने से, क्लासिफाई करने से, क्या सारे इंटीजर्स इन दोनों को मिलाने पर आ सकते हैं? यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को मिला दें तो क्या सेट ऑफ इंटीजर प्राप्त होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जीरो शामिल नहीं होगा। तो वैसे जब हम क्लासिफाई करने चलेंगे तो हमको करना पड़ेगा पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और फिर जीरो। खैर, हम ऐसे इसको क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं। हम इंटीजर्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, इवन इंटीजर एंड ऑड इंटीजर। फर्स्ट वन इज ए इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स नाम से स्पष्ट है, सबको पता है इवन मतलब क्या? डिविजिबल बाई 2। तो वैसे सारे इंटीजर्स जो 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन इंटीजर्स होंगे। लिख देंगे यहां इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो कौन कौन से इंटीजर होंगे भाई जो 2 से डिविजिबल हैं? देखिए, डॉट 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 -6, -4, -2, 0। 0 भी 2 से डिविजिबल है ना जी। 0 बाई 2 करिएगा, क्या आएगा? 0 आएगा। फिर 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट, यही होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑड इंटीजर्स। इंटीजर्स which are not divisible by 2। इंटीजर्स which are not divisible by 2 क्या हो जाएंगे? ऑड इंटीजर्स हो जाएंगे। क्लियर है? कौन कौन से होंगे ये? डॉट 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 -5, -3, -1, 1, 3, 5, डॉट डॉट डॉट, यही होगा। क्लियर है? अब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो आपको सेट ऑफ इंटीजर्स मिल जाएगा। खैर, अब चलिए, अब यहां एक बात को समझते हैं कि हर एक नेचुरल नंबर या हर एक होल नंबर इंटीजर है। तो नोट करके लिख लेंगे, एवरी नेचुरल और whole numbers are integers। every natural और whole numbers are integers। क्लियर है? अब हम इंटीजर्स में कुछ चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, पहले आप ये समझिए कि इंटीजर्स क्या लिख रहे थे हम। ऐसा ही ना था, डॉट 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 -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट डॉट। अब कहोगे ऐसा क्यों लिख रहे हैं? तो हम इसलिए लिखे ताकि हम इसको यूज करके आपको बता सकें। आपको नहीं लिखना है, बस समझने के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स के बारे में। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? बहुत लोग यहां गलतियां करते हैं। वो क्या कहते हैं कि नॉन निगेटिव का मतलब क्या? पॉजिटिव, जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए कैसे।
नॉन निगेटिव का मतलब होता है कि जो निगेटिव नहीं है। तो यहां पर निगेटिव तो यही है ना, यही सारे इंटीजर्स निगेटिव है ना, तो इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो सारे इंटीजर्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यानी आप लिख सकते हो, सेट के फॉर्म में लिखे तो 0 1 2 3 4 5 6 और आगे भी डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से देखिए, ये है क्या यह सेट ऑफ होल नंबर्स नहीं है? तो हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू डब्ल्यू। क्लियर है? नॉन निगेटिव का मतलब पॉजिटिव नहीं होता। नॉन निगेटिव का मतलब जो निगेटिव नहीं है। पॉजिटिव लिखना होता तो ये होता है जिसमें जीरो शामिल नहीं होता, लेकिन नॉन निगेटिव में जीरो शामिल होगा। अब हम बात कर लेते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स की। नॉन पॉजिटिव देखिए तो, नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव तो यही ना है जी, उसको छोड़ दीजिएगा तो ये सारा यहां तक जीरो तक, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डॉट 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 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, यही होगा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स देखिए तो यहां यही है ना, एक से लेकर इधर चलते जाना है, ये सारे इंटीजर्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ये वास्तव में है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब एक बात आपके माइंड में पहले भी हमने बता दिया है कि हर एक नेचुरल नंबर या होल नंबर एक इंटीजर होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नंबर सिस्टम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अगला जो नंबर है वो पढ़ेंगे प्राइम नंबर। चार नंबर पर हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। जब भी प्राइम नंबर्स की बात होती है तो जनरली आप लोग का एक घिसा पीटा सा जवाब होता है कि वैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, सॉरी, आप लोग ऐसा जवाब देते हैं कि वैसे नंबर्स जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, वो नंबर्स प्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक नंबर देना चाहूंगा 1। यह नंबर खुद से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। उस हिसाब से इसे भी प्राइम होना चाहिए था, लेकिन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर हम एक अलग डिफिनेशन देंगे प्राइम नंबर के लिए। देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, वैसे सारे नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स हो, ठीक है। लिखेंगे ऑल नेचुरल नंबर्स are prime numbers which have exactly 2 distinct factors। मतलब जिसके एग्जैक्टली 2 अलग अलग फैक्टर हो, वह नंबर क्या कहलाएगा, प्राइम कहलाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होगा भाई, 2 3 5 2 3 5 7 11
13, 17 एटसेट्रा। ठीक है। अब यहां एक बात ध्यान से देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 2। लिखेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इक्वल टू 2। एक बार और यहां समझिए, 2 जो है एकमात्र इवन नंबर है जो कि प्राइम है। 2 के अलावे कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस नंबर का फैक्टर वो खुद नंबर होगा, 1 भी उसका फैक्टर होगा और 2 भी एक फैक्टर हो जाएगा। कब? जब वह इवन होगा। हम लिखेंगे ओनली प्राइम नंबर which is even is equal to 2। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स को हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी कहते हैं। चलिए, अब यहां एक बात को हमेशा माइंड में रखिएगा कि को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो नंबर्स प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम हो, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में प्राइम हो, ऐसा होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि को प्राइम नंबर्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर्स हो। कोई भी 2 नंबर, सुनिएगा ध्यान से, कोई भी 2 नंबर को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाते हैं जब उनका HCF 1 हो। हम लिखेंगे 2 नेचुरल नंबर्स are said to be relatively prime if their HCF is HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो बेसिक में ही हम आपको बताएंगे। ठीक है, देयर HCF इज 1। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए तो 2, 5, हालांकि यहां दोनों के दोनों प्राइम है लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं 4, 5। 6, 11 एटसेट्रा। देखिए यहां दोनों प्राइम थे लेकिन ये दोनों के, यहां देखिएगा 4 और 6, 4 आपका प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 और 5 का HCF जो है 1 है, इसलिए दोनों को प्राइम होंगे। उसी तरह से 6 और 11 की बात करें तो 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन 6 और 11 का HCF 1 है, इसलिए ये नंबर्स क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर हम लेते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। आप में से बहुत लोग ट्विन प्राइम नंबर के बारे में जानते भी होंगे। सिक्स नंबर है ट्विन प्राइम नंबर। नाम से स्पष्ट है कि ये ट्विन मतलब 2, ठीक है, और दोनों के दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। मतलब एक ऐसा पेयर, प्राइम नंबर्स का ऐसा पेयर जिनका डिफरेंस क्या हो? 2 का हो, वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। लिखेंगे यहां देखिए दोनों के दोनों प्राइम होने जरूरी हैं, तो लिखेंगे
two prime numbers are said to be twin prime numbers. If two prime numbers are said to be twin prime numbers if their difference is of 2. ठीक है? As for example, 3 5 5 7 11 13 41 43 etc. All these pairs are twin prime numbers. क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला जो नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कंपोजिट नंबर. आप लोग परिचित होंगे कंपोजिट नंबर्स. प्राइम नंबर में आपने पढ़ा था कि वैसे सारे नंबर्स प्राइम होंगे, वैसे सारे नेचुरल नंबर्स की बात करें प्राइम होंगे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों. तो 2 से जब ज्यादा फैक्टर होंगे तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स होंगे. लिख लेते हैं. ऑल नेचुरल नंबर्स having 2 से ज्यादा या यूं कहें कम से कम 3 having at least 3 distinct factors. All natural numbers having at least 3 distinct factors are known as composite numbers. Composite numbers. As for example, 10, 50, 100, 200, 225, etc. All these numbers are कंपोजिट नंबर्स. अब एक बात ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर तो क्या हो जाएगा? लिखेंगे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू क्या? 4. देखिए 4 का फैक्टर क्या क्या होगा? एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक खुद 4 होगा. इसलिए 4 क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा. अब एक बात और समझिएगा, हम बात कर रहे थे कि 1 प्राइम नंबर नहीं है और यहां हम क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है. मतलब क्या कि 1 जो है ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. लिखेंगे 1 is neither prime nor composite. 1 is neither prime nor composite, यानी कि 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है. आगे बढ़ते हैं. अगला जो नंबर हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर. कोई भी नंबर परफेक्ट नंबर कब कहलाता है? समझिएगा, कोई भी नेचुरल नंबर जिसके फैक्टर्स का सम, मतलब फैक्टर्स में जैसे मान लो कोई भी नेचुरल नंबर है तो उसके फैक्टर्स
में 1 भी होगा और वह नंबर खुद भी होगा, तो हम ऐसा कहें कि वो सारे नेचुरल नंबर्स जिनके फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स कौन कौन से, इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, यानी 1 हो उसमें शामिल लेकिन वो खुद का नंबर शामिल नहीं हो, यदि इनका जो सम है यानी कि जोड़ है उस नंबर के बराबर आ जाए तो वह नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। चलिए लिखते हैं पहले, when the sum of all the factors including 1 but excluding number itself, when the sum of all the factors including 1 but excluding number itself is equal to the same number, when the sum of all the factors including 1 but excluding number itself is equal to the same number is called a perfect number। ठीक है, अब इसको हम अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं कि इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, इसकी जगह पर हम एक प्रॉपर टर्म यूज करना चाहते हैं, प्रॉपर डिवाइजर। किसी भी नेचुरल नंबर का प्रॉपर डिवाइजर से मतलब है कि सारे डिवाइजर्स इंक्लूडिंग 1 बट एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर के प्रॉपर डिवाइजर्स का सम उस नंबर के बराबर हो तो वह नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो हम और करके लिख लेंगे, परफेक्ट नंबर is a positive integer. Perfect number is a positive integer that is equal to the sum of its proper divisors। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं 6, 28, 496 एक्सेट्रा। अब देखिए 28 को ले रहे हैं, 28 के प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होंगे, क्या फैक्टर्स लिख लें, फैक्टर्स ऑफ 28, 1, 2, 4, 7, 14, 28। अब इसके प्रॉपर डिवाइजर्स यही सारे होंगे ना, 28 को छोड़कर। देखिए तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 28, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 28, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 इज इक्वल टू क्या, 2, 1, 3, 4, 7, 7, 10, 14, 14, 28। देखिए तो 28 के बराबर आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है।
क्लियर है? किसी भी नंबर के प्रॉपर डिवाइजर का सम यदि उस नंबर के बराबर आ रहा हो तो वह नंबर क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर कहलाएगा। अब स्मॉलेस्ट लिख लीजिएगा स्टार्ट करके, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू 6। स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर इज इक्वल टू 6। एक बात और जानिए, ओनली 27 परफेक्ट नंबर्स आर नोन। ठीक है, सिर्फ 27 परफेक्ट नंबर अभी तक जानकारी में है। क्लियर है? नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है? देखिए, ट्रायंगुलर नंबर वास्तव में एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, जिसमें पहला नंबर 1 होता है। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। पहला नंबर 1 होता है, उसके बाद का जो नंबर होगा उसकी पोजीशन में इस प्रीवियस नंबर को ऐड करेंगे तो हमको ये नंबर प्राप्त होगा। ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर होगा यहां ना, तो सेकंड अब प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। अब देखिए यहां पोजीशन क्या है? थर्ड, और ये 3 प्रीवियस नंबर 3 ऐड होगा तो क्या? 6। अब ये अगला पोजीशन क्या? फोर्थ में प्रीवियस नंबर जोड़ेंगे 6 तो क्या होगा? 10। उसी तरह से अगला पोजीशन क्या? फिफ्थ, अब प्लस 10 50। तो इस तरह से जो सीक्वेंस बनेगा वह ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस कहलाएगा। क्लियर है? इसको लिखते हैं। देखिए, ए ट्रायंगुलर नंबर, a triangular number is obtained. A triangular number is obtained by adding the previous number to the nth position, in the sequence, of triangular numbers. ठीक है, इसमें हम ये भी लिख लेंगे कि इस सीक्वेंस का पहला नंबर क्या होगा? 1 होगा। लिख लीजिए इसी में आगे, द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज, द फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1। फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर इज 1। The sequence of triangular number is given by, क्या हो जाएगा? सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर इज गिवन बाई, पहला क्या? 1 है, इसके बाद की पोजीशन क्या? 2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 3, 1 2 3, यहां पोजीशन क्या? थर्ड, अब प्लस 3 6, पोजीशन क्या? फोर्थ प्लस 6 10,
फिफ्थ पोजीशन प्लस 10 15, सिक्स पोजीशन प्लस 15 21, सेवेंथ पोजीशन प्लस 21 28 एंड सो। ठीक है, ये नंबर्स क्या हो गए? ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए। तो आज के क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और वहां पर रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।